आज हम सब सूत्र पढ़ेंगे। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। ये अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 43वें नंबर का सूत्र है। आप सब इस सूत्र को निकाल लीजिए। इस सूत्र से आप सब पूर्व परिचित हैं जी। यहाँ पर हम इसका विधिवत अर्थ, उदाहरण, समास सिद्धि इत्यादि करेंगे। प्रथमा निर्दिष्टम, प्रथमा का एक वचन, समासे सप्तमी का एक वचन, उपसर्जनम प्रथमा का एक वचन। समास होगा प्रथमया विभक्त्या निर्दिष्टम इति प्रथमा निर्दिष्टम। सूत्र में तो पद है प्रथमा, तो प्रथमया निर्दिष्टम इति प्रथमा निर्दिष्टम, किंतु प्रथमया कया, तो प्रथमया विभक्त्या। तो ये कौन सा समास हो गया? तृतीया तत्पुरुष। बहुत कम पदों में तृतीया तत्पुरुष इत्यादि अष्टाध्यायी में उपलब्ध होता है। अनुवृत्ति इसमें किसी की भी नहीं आ रही है, सूत्र में ही सूत्रार्थ है। अच्छा, जो समास उपसर्जनम पदच्छेद हमने क्या किया? समासे उपसर्जनम। ऐसा कैसे हो गया? एको एचो यवायवः से अयादेश समासय उपसर्जनम, उसके पश्चात नहीं, सीधे लगा दीजिए लोप शाकल्यस्य, उससे वकार यकार का लोप होता है, तो यहाँ यकार का लोप हो गया। चलें सूत्र का अर्थ करेंगे। समासे अर्थात समास विधायके सूत्रे। समासे का तात्पर्य क्या है? समास विधायके सूत्रे प्रथमा निर्दिष्टम यत् पदम तद उपसर्जन संज्ञकम भवति। क्या अर्थ हो गया सूत्र का? समासे अर्थात समास विधायके सूत्रे प्रथमा निर्दिष्टम अर्थात प्रथमया विभक्त्या निर्दिष्टम यत् पदम तद उपसर्जन संज्ञकम भवति। कहते हैं समास विधायक सूत्र में, जो समास विधायक सूत्र है उसमें जो प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट पद है वह पद उपसर्जन संज्ञक होता है। तात्पर्य क्या हो गया कि कोई भी सूत्र जिसमें आप समास कर रहे हैं तो उसमें दो पद होते हैं, या तो एक तृतीयांत पद है अथवा एक प्रथमांत पद है। प्रायः ऐसा ही है कि इसके साथ इसका समास होता है। तो उन सूत्रों में जो प्रथमा से निर्दिष्ट पद है, प्रथमा से निर्दिष्ट पद, जो सूत्र में जो प्रथमा से निर्दिष्ट पद है, उसी पद की समास के जो पद होते हैं उनमें क्या हो जाती है? बेशक समस्त पद में वो प्रथमा से निर्दिष्ट नहीं है तो भी उसी की क्या होगी? उपसर्जन संज्ञा होगी। उदाहरण रूप में आप ले लीजिए, जैसे हमने कहा राज्यः पुरुषः। अब ये राज्यः पुरुषः तो समस्यमान पद है, इसमें समास करना हमको, ये विग्रह वाक्य है। समास किससे करेंगे? षष्ठी से। तो अब षष्ठी सूत्र में षष्ठी प्रथमांत पद है, तो अब समस्यमान जो विग्रह वाक्य है उसमें देखेंगे कि षष्ठ्यंत पद कौन है। तो षष्ठ्यंत पद कौन सा है? राज्य। तो इसलिए राज्य की क्या हो जाएगी? उपसर्जन संज्ञा होगी। इसी के उदाहरण हैं कष्टश्रितः, शंकुलाखंडः, यूपदारु, वृकभयम, राजपुरुषः, अक्षशौंडः। तो समासे से समास नहीं लेना, समास वाले सूत्र में लेना है। तो कष्टश्रितः में समास होता है द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्न ही से। द्वितीयांत पद का श्रितादि पदों के साथ समास करते हैं। तो कष्टम श्रितः इति कष्टश्रितः। अब सूत्र में प्रथमांत पद क्या है? द्वितीया। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? यहाँ पर द्वितीयांत पद क्या है? कष्टम। तो कष्ट की उपसर्जन संज्ञा होगी, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी उसका क्या होगा? पूर्व में निपात होता है, उपसर्जनम पूर्वम। इसी प्रकार शंकुलाखंड है, शंकुलया खंड इति शंकुलाखंड। ठीक है। तो यहाँ पर समास करते हैं हम कर्तृकरणे कृता बहुलम। किससे करते हैं? कर्तृकरणे कृता बहुलम। इसमें तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन से
तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन से क्या होता है, यहाँ पर समास होता है। ठीक है, तो तृतीया तत्कृतार्थेन इस सूत्र से समास होगा। तो इसमें तृतीया क्या है, प्रथमांत पद है। तो अब उसमें देखेंगे कि तृतीयांत पद कौन सा है, शंकुलया। तो शंकुला की उपसर्जन संज्ञा करेंगे और उपसर्जनम पूर्वम से उसको पूर्व में कर देंगे। इसी प्रकार यूपदारु है, यहाँ यूपाय दारु, यूपदारु, इसमें चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित ही इस सूत्र से समास होता है। और चतुर्थी तदर्थार्थ में चतुर्थ्यंत, चतुर्थी प्रथमांत है। अब समस्यवान विग्रह वाक्य में देखेंगे कि चतुर्थ्यंत पद कौन है, यूपाय, अतः यूप की उपसर्जन संज्ञा होगी और उपसर्जनम पूर्वम से वह पूर्व में हो जाएगा। इसी प्रकार वृकभयम, पंचमी तत्पुरुष, वृकाद्भयम वृकभयम या वृकेभ्यो भयम वृकभयम, यहाँ समास होता है पंचमी भयेन सूत्र से। तो पंचमी भयेन में क्या है, पंचमी प्रथमांत है। तो विग्रह वाक्य में क्या देखा हमने कि वृकात यह पंचम्यंत पद है, अतः उसी को उपसर्जन संज्ञा करके उसका पूर्व में निपात हो गया। राज्य पुरुष, राजपुरुष अभी आपको बताया मैंने। और अक्ष शौंड में अक्षेषु शौंड इति अक्ष शौंड, इसमें सप्तमी शौंडही से समास करते हैं। तो सप्तम्यंत पद अक्षेषु है, अतः उसकी उपसर्जन संज्ञा होकर के उपसर्जनम पूर्वम से उसकी क्या होती है, उपसर्जन संज्ञा होकर के उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में निपात हो जाता है। तो कष्टश्रिता का अर्थ क्या होगा, कष्ट को प्राप्त किया। शंकुलया खंड, शंकुला खंड है ना, शंकुला में होता सरोता, सरोते के द्वारा काटा गया। यूपाय दारू, यूपदारू, यूप मने खंभा, खंभे के लिए लकड़ी। भेड़ियों से डर, वृकभयम। राजपुरुष जानते ही हैं, राजा का पुरुष। और अक्ष शौंड का अर्थ है पासों में आसक्त जो धूर्त, है ना, पास से खेलने में लगा हुआ जो जुआरी। अक्ष शौंड का अर्थ क्या हो गया, जो जुआ खेलने में लगा हुआ धूर्त। तो ये उदाहरण बताया गया आपको। तो इसकी सिद्धि कैसे करेंगे, ये तो हमने आपको सबका एक प्रयोजन बता दिया, सब में समास किससे होता है ये आपको बता दिया, और किन सूत्रों से समास होगा ये भी बता दिया है। सामान्य रूप से आप जब करेंगे कष्टश्रिता, तो कष्ट अम श्रितसु, कष्टम श्रित विग्रह किया था, तो कष्ट अम श्रितसु, इस स्थिति में द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न ही, इस सूत्र में ये जितने भी समास के सूत्र होते हैं ना, उसमें शुरू में ही जो सूत्र है समर्थ पद विधि ही, सुबह मंत्रिते परांग वत्स्वरे और सह सुपा। ठीक है, इन तीनों सूत्रों से समर्थ पद विधि से तो समर्थ का अधिकार चलता है, फिर सुबह मंत्रिते परांग वत्स्वरे से सुप का चलता है और सह सुपा पूरा चलता है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक सूत्र में समर्थ भी लगता है। ठीक है, समर्थ जो है वो दोनों तरफ लगता है, सुप के साथ भी सुपा के साथ भी। तो सुप का सुप के साथ समास होगा, तो केवल सुप सुप का समास नहीं होता, अपितु सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। और वो जो सुबंत और सुबंत हैं परस्पर, जिन दो पदों का समास होना है वो दोनों परस्पर क्या होने चाहिए, समर्थ होने चाहिए। समर्थ का तात्पर्य क्या होता है कि एक दूसरे से उनका अर्थ जुड़ रहा हो, एक दूसरे वो संबंध हो, है ना, संबद्ध हो। जैसे राज्य पुरुष, राजा का पुरुष, बात समझ में आ रही है। ये नहीं कि राज्य भार्या पुरुषो देवदत्तस्य, भार्या तो राजा की है और पुरुष देवदत्त का है, और हमने शब्द देखा राज्य पुरुष और समास कर दिया। नहीं, समास कब होगा, जब उन दोनों जो पद हैं जिनका आप समास करने जा रहे हैं उन दोनों पदों की परस्पर क्या होना चाहिए, उन दोनों पद आपस में वो संबद्ध होने चाहिए कि राजा का क्या, पुरुष, पुरुष किसका, राजा का। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से ही समास होता है। तो जब हम सूत्र का अर्थ करते हैं तो सभी सूत्रों में एक तृतीयांत पद होता है और एक प्रथमांत पद होता है। ठीक है, तो अब अर्थ कैसे कर देंगे, द्वितीयांतम समर्थम सुबंतम श्रितादिभिः समर्थैः सुबन्तैः सह समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। जिस समास का अधिकार चल रहा है कर देंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो यहाँ पर द्वितीयांत समर्थ सुबंत का श्रितादि समर्थ सुबंत के साथ
समास हो जाएगा। और समास होने के पश्चात की प्रक्रिया आपको मालूम है। कृतधित समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से अंतर्वर्तनी विभक्ति का लुक, उसके पश्चात प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा करेंगे। तो द्वितीयाश्रितातीत में द्वितीया प्रथमांत से निर्दिष्ट है, अतः द्वितीयांत की उपसर्जन संज्ञा होगी और वही पूर्व में निपतित होगा। तो कष्टश्रित बन गया। अब उसके पश्चात पुनः स्वाद्युत्पत्ति करेंगे और फिर से स्वाद्युत्पत्ति करके क्या करेंगे हम, ऋत्व विसर्ग इत्यादि करके कष्टश्रितः। इसी प्रकार अगला सूत्र है तृतीया का। क्या है सूत्र? तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। ठीक है ना। यहाँ पर भी हम उसी प्रकार से स्थिति रखेंगे। शंकुलाटा खंड सु और तृतीया तत्कृतार्थेन से समास कर देंगे। तृतीयांतम समर्थम सुबंतम तत्कृतार्थेन गुणवचनेन समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। है ना। तत्कृत मतलब उसी तृतीयांत के द्वारा वो किया हुआ हो, ऐसा जो शब्द होगा उसी के साथ समास होगा। तो खंड जो वो किससे खंडित है? उसी शंकुला से। तो शंकुलया खंडः, शेष प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी। ठीक है ना। वैकृत्यधित समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयोः प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम पूर्वम और पुनः स्वाद्युत्पत्ति शंकुला खंडः। तो समास प्रकरण लोगों को बहुत कठिन सा लगता है। एक पता नहीं कितना कठिन है समास, कितना कठिन है समास, कितना कठिन है, पर वो कठिन नहीं है। जब हम उसको एक विधिवत प्रक्रिया से पढ़ लेंगे तो एक तो उसके जितने भी सूत्रार्थ हैं सबका एक ही प्रकार है अर्थ करने का, कहीं कहीं कुछ विशेष आ जाएगा, बाकी सब जगह दो ही पद होंगे। और जब उनके सूत्र हमें दिमाग में उपस्थित रहेंगे तो फिर समास प्रकरण कठिन नहीं लगता है। और बस हमें के लिए समझना होता है कि यहाँ पर कौन सा समास हो रहा है। ठीक है ना। और ये जो उपसर्जन संज्ञा का है तो इसमें भी तत्पुरुष समास में ही इसका विशेष रूप से प्रयोजन है। बाकी तो क्या है आपका बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास में तो दोनों ही पद प्रधान हैं, तो उसमें दोनों ही पद उपसर्जन होते हैं। ऐसे ही द्वंद्व समास में क्या होता है, वो भी अनेकम समर्थम सुबंतम, उसमें दोनों पद अप्रधान हैं, इसमें दोनों पद प्रधान हैं। तो इस प्रकार से ये जो विशेष बात कही गई है प्रथमा निर्दिष्टम वाली, ये मुख्य रूप से किस समास में है? तत्पुरुष समास में है। ठीक है ना। और उसके बाद फिर अव्यय भाव में भी है, क्योंकि अव्ययम प्रथमांत से निर्दिष्ट है, अतः अव्यय ही पूर्व में रहता है। और जहाँ अव्यय प्रथमा से नहीं है वहाँ पर अव्यय पूर्व में नहीं रहता है। तो थोड़ा सा इसकी एक विशेष विज्ञान को जब समझ लेते हैं, एक प्रक्रिया को समझ लेते हैं, तो बहुत कठिनता नहीं होती है। यूपदारु, ये चतुर्थी है। यूपाय दारु, यूपदारु, क्या स्थिति रखेंगे? ङे दारु आगे सु, फिर वही चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित ही, चतुर्थ्यंतम समर्थम सुबंतम, है ना। तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित इत्येतैः समर्थैः सुबंतैः सह समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। तदर्थ मने उसके लिए। तदर्थ का मतलब क्या है? तस्मै इदम तदर्थम, यह उसके लिए है, इस अर्थ में समास हो जाएगा। तो यूप के लिए दारू, तो इस अर्थ में समास हो गया। यहाँ पर एक बात और ध्यान में देनी होती है कि उसके लिए का तात्पर्य यहाँ पर ये नहीं है कि जैसे देवदत्त के लिए पुस्तक, नहीं। प्रकृति विकृति है ना। प्रकृति विकृति का मतलब क्या होता है कि प्रकृति होती जो उपादान कारण, और विकृति जिससे वो वस्तु बनती है। जैसे घड़े के लिए मिट्टी, बात समझ में आ गई। लकड़ी से क्या बना? खंभा। तो यूपाय दारू, यानी विकृति के लिए जब प्रकृति होगी तब तदर्थार्थ में समास होता है। ये जो तदर्थ वाली बात कही गई है ना, उसके लिए तदर्थ यानी उसके लिए इस अर्थ में समास होगा। तो तदर्थ में क्या लिया जाएगा? विकृति के लिए प्रकृति। विकृति मतलब जो चीज बननी है, और प्रकृति मतलब जिससे बननी है, जो उसका उपादान कारण है। ठीक है। जैसे कपड़े के लिए रुई, तो रुई से कपड़ा बनता है, कपास से कपड़ा बनता है, तो इसलिए वहां पर हो जाएगा। अब आप सोचें कि देवदत्त के लिए पुस्तक, तो हम यहाँ पर समास कर दे तदर्थ मान करके, वहां समास नहीं होगा। ठीक है। तो स्थिति यहाँ भी वही रहेगी। तो यूपंगे दारूसु, इससे समास करेंगे। फिर वैकृत्यधित समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, उसके बाद यूप दारू स्वाद्युत्पत्ति करेंगे। अब दारू क्या है? नपुंसक है, इसलिए यहाँ पर समोर नपुंसकात से क्या हो जाएगा? सु का
लुक हो जाएगा तो योपदारु बन जाएगा। वृक भयम में किससे समास होगा? वृक आगे भ्यस, भय आगे सु, पंचमी भय न, पंचम्यंतम समर्थम सुबंतम, भयवाचिना है ना, समर्थ ही सुबंत ही सह समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवते। तो उसी में तो भय शब्द के साथ समास हो गया, उसी के साथ आगे और भी शब्द ले लिए गए हैं, भीति, भी इत्यादि, तो वृक भय बन गया। राजपुरुषा में षष्ठी से करेंगे ही, और अक्ष शौंड में सप्तमी शौंड ही, सप्तम यंतम समर्थम सुबंतम, शौंडादि भी समर्थ ही सुबंत ही सह समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। तो उसमें भी इसी प्रकार से समास होगा। अक्ष सुप, शौंड सु, उसके पश्चात लुक इत्यादि करके अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक करके अक्ष शौंड बन जाएगा। तो इस प्रकार से प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र का यही प्रयोजन है कि समास विधायक सूत्रों में जो प्रथमा से निर्दिष्ट पद होगा उसकी उपसर्जन संज्ञा करेंगे और फिर उसके पश्चात उसी का पूर्व में निपात करेंगे। अगला सूत्र है एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। एक विभक्ति प्रथमा का एक वचन, च अव्यय पदम, अपूर्व निपाते सप्तमी का एक वचन। एका विभक्ति यस्य तद एक विभक्ति पदम। यस्य बहुरी समास है ना। एका का अर्थ यहां पर क्या है? निश्चिता, नियता। एका अर्थात नियता विभक्ति यस्य तद एक विभक्ति। नियत विभक्ति है जिस पद की, वह क्या कहलाएगा? एक विभक्ति। पूर्व निपात, पूर्वश्चासौ निपातश्च इति पूर्व निपातः। क्या समास करेंगे? पूर्वश्चासौ निपातश्च इति पूर्व निपातः। कर्मधारय समास हो गया। न पूर्व निपातः अपूर्व निपातः तस्मिन् अपूर्व निपाते, यह तत्पुरुष हो गया। उसके बाद अनुवृत्ति आ रही है इसमें समासे की और उपसर्जनम की। समासे और उपसर्जनम इसी सूत्र तक जाएगी, 44 नंबर के सूत्र तक इसकी अनुवृत्तियां जाएंगी। सूत्र का अर्थ करेंगे समासे विधीयमाने एक विभक्तिकम अर्थात नियत विभक्तिकम पदम उपसर्जन संज्ञकम भवति। समासे विधीयमाने एक विभक्तिकम अर्थात नियत विभक्तिकम पदम उपसर्जन संज्ञकम भवति। यहां पर समास विधायक शास्त्र नहीं लेना, सूत्र नहीं लेना। यहां पर क्या लेना है? जो समास विधीयमान है ना, जो हम समास कर रहे हैं उसमें कि समासे विधीयमाने है ना, जिस वाक्य में हमें समास करना है उसमें नियत विभक्तिकम पदम, ठीक है ना, उसमें दो प्रकार के पद होंगे। एक पद, दो पद तो रहते ही जब हम समास करते हैं, जब भी समास करेंगे कम से कम दो पद होंगे, ठीक है। और बहुव्रीहि तथा द्वंद्व समास में 2, 3, 4 इत्यादि पद भी हो सकते हैं, किंतु साधारणतया समास जब करेंगे तो दो पद तो रहेंगे ही रहेंगे। उनमें क्या होगा कि एक पद तो ऐसा है कि जिसकी विभक्ति नियत है और एक पद ऐसा है कि जिसकी विभक्ति बार बार परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अभिधेय के अनुसार वो उसमें विभक्तियां बदल जाती हैं। तो दो प्रकार के पद हो गए। एक नियत विभक्ति पद है कि जिसमें निश्चित है वही विभक्ति रहेगी, और एक पद है जो कि परिवर्तित होता रहता है, जिसकी विभक्तियां परिवर्तित होती रहती हैं। तो ऐसे में समास में क्या होगा कि जो नियत विभक्ति पद है उसी की उपसर्जन संज्ञा होगी, ठीक है। कहाँ पर? अभी उदाहरण से आपको समझ में आएगा। ये उदाहरण है जैसे निष्कौशाम्बिः निर्वाराणसी। निष्कौशाम्बिः निर्वाराणसी। अब यहां पर देखिए, हम इसका विग्रह करते हैं। निष्क्रांतः कौशाम्ब्याः इति निष्कौशाम्बिः। कौशाम्बी से जो निकल गया,
कौशाम्बी से जो निकल गया उसको क्या कहते हैं? निष्कौशाम्बी। तो जो कौशाम्बी से निकल गया वो निष्कौशाम्बी, कौशाम्बी से जो निकल गया उसको, कौशाम्बी से जो निकल गया उसके द्वारा, कौशाम्बी से जो निकल गया उसके लिए, कौशाम्बी से जो निकल गया उससे, कौशाम्बी से जो निकल गया उसकी यह पुस्तक है, अथवा कौशाम्बी से जो निकल गया उसमें ये गुण हैं। बात समझ में आ गई? तो उधर की तरफ तो विभक्तियां बदलती जाएंगे, किंतु कौशाम्बी से जो निकला तो कौशाम्बी की तो विभक्ति कभी भी नहीं बदलेगी, क्योंकि उससे निकला तो हमेशा क्या रहेगी? पंचमी ही रहेगा। तो अब इसका हम जब विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? निष्क्रांतः कौशाम्ब्याः, ठीक है, निष्क्रांतम कौशाम्ब्याः, निष्क्रांतेन कौशाम्ब्याः, निष्क्रांताय कौशाम्ब्याः, निष्क्रांतस्य कौशाम्ब्याः, निष्क्रांते कौशाम्ब्याः। तो निष्क्रांतः, निष्क्रांते, निष्क्रांतेन, निष्क्रांताय, ये तो बदलते जा रहे हैं। क्या नहीं बदल रहा है? कौशाम्ब्याः नहीं बदल रहा, क्योंकि कौशाम्बी से निकलना है उसको। तो अब कौन नियत विभक्तिक है? कौशाम्बी। इसलिए किसकी उपसर्जन संज्ञा होगी? कौशाम्बी की होगी। बात समझ में आ गई? इसमें हम समास जो करते हैं वहां पर भी अभी आपको बता देते हैं। तो पहले इसकी सिद्धि कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो निर आगे सु, कौशाम्बी आगे ngसी। विग्रह क्या किया? निष्क्रांतः कौशाम्ब्याः, कौशाम्बी से जो निकला तो कौशाम्बी में पंचमी विभक्ति रहेगी। तो निर आगे सु, कौशाम्बी आगे ngसी। यहां पर समास किसी सूत्र से नहीं होगा, अपितु एक वार्तिक है। निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या, निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या, ये वार्तिक है कुगति प्रादयः में। इसका अर्थ होगा क्रांताद्यर्थे निरादयः, है ना, पंचम्यंतेन समर्थेन सुबंतेन सह समस्यन्ति। क्रांतादि अर्थों में, क्रांतादि अर्थ बताए जाएंगे बाद में, उनमें जो निरादि प्रातिपदिक हैं, प्रातिपदिक कही चाहे अव्यय हैं, प्रादि हैं, उनका पंचम्यंत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे हैं। इससे पहले कहा था ना अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीय, तो इसी प्रकार से सब में रहेगा ये। तो निष्क्रांतः, सब में निष्क्रांतः लग रहा है। तो निर का कौशाम्बी पंचम्यंत के साथ समास होगा, तो जिसके साथ समास होगा वो तो हमेशा नियत विभक्तिक रहेगा। तो इस प्रकार से आपने इससे समास कर लिया। समास करने के पश्चात कृत्यर्थित समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयोः हो, तो निर कौशाम्बी बन गया। अब यहाँ एक विभक्ति चापूर्व निपात सूत्र लगा। इसने कहा कि समास में जो नियत विभक्तिक पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, किंतु एक बात और कह दी वहां पर। क्या कह दिया? अपूर्व निपाते, अर्थात पूर्व निपात कार्यम वर्जयित्वा। पूरा सूत्र का अर्थ क्या होगा? समास विधीयमाने नियत विभक्तिकम पदम उपसर्जन संज्ञकम भवति अपूर्व निपाते, अर्थात पूर्व निपात कार्यम वर्जयित्वा। तो उपसर्जन संज्ञा जब होती है तो उपसर्जनम पूर्वम लग जाता है ना। सामान्य रूप से आप यही समझते हैं कि उपसर्जन संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है? उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व में निपात होना, यही समझते हैं। तो अब यहाँ पर स्थिति क्या है कि सूत्र तो कह रहा है कि पूर्व में निपात होने वाला कार्य छोड़ दीजिए, तो उसके अतिरिक्त फिर कोई और कार्य है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर कौशाम्बी की उपसर्जन संज्ञा तो होगी, किंतु उसका पूर्व में निपात नहीं होगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर? तो इसके लिए सूत्र है गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य। सूत्र निकाल लीजिए 1, 2, 48, वहीं पर ही है, 2 सूत्र के बाद। सूत्र का अर्थ है उपसर्जन गोशब्दस्य, उपसर्जन गोशब्दान्तस्य, उपसर्जन स्त्री प्रत्ययान्तस्य च ह्रस्वो भवति।
उपसर्जन स्त्री प्रत्ययांतस्य प्रातिपदिकस्य भी लगा लीजिए। उपसर्जन स्त्री प्रत्ययांतस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वो भवति। उपसर्जन गो शब्दांत प्रातिपदिक को तथा उपसर्जन स्त्री प्रत्ययांत प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है। ठीक है, तो यहाँ उपसर्जन संज्ञा करने का कार्य क्या है? गोस्त्री उपसर्जनस्य से ह्रस्व होना। तो उपसर्जन इस यहाँ गो शब्द तो नहीं है पर स्त्री प्रत्यय तो है। कौशाम्बी यहाँ पर मीप हुआ पड़ा है आपका। तो उपसर्जन जो स्त्री प्रत्यांत शब्द है कौशाम्बी, उसको क्या हो गया? ह्रस्व हो गया। ह्रस्व हुआ तो क्या बन गया? कौशाम्बी। लोप नहीं हुआ बल्कि क्या हो गया? ह्रस्व हो गया। तो निर्कौशाम्बी ये स्थिति हो गई। अब खरवसान और विसर्जनीय, इससे हम क्या करेंगे? खर तथा खर परे अथवा अवसान में रेफ को विसर्जनीय हो जाता है। तो निर्कौशाम्बी, कौशाम्बी का खर परे है, रा को विसर्जनीय कर दीजिए तो निह कौशाम्बी बन गया। उसके पश्चात एक सूत्र लगाएंगे, इदुदुपधस्य चा प्रत्ययस्य। इदुदुपधस्य चा प्रत्ययस्य इकारोपधस्य उकारोपधस्य अप्रत्ययस्य विसर्जनीयस्य सकारादेशो भवति। इकारोपध उकारोपध अप्रत्यय विसर्जनीय को सकारादेश हो जाता है। तो जब इकारोपध उकारोपध होगा तो विसर्जनीय को शकारादेश होता है, और जब इकारोपध उकारोपध से उससे उत्तर नहीं होता है तो उसको फिर सत्व ही रहता है। तो यहाँ पर क्या इकारोपध है? विसर्जनीय जो निह है उसके उपधा में क्या है? ई है। और ये अप्रत्यय विसर्जनीय है। अप्रत्यय मतलब जो सा को विसर्जनीय करेंगे वो प्रत्यय का विसर्जनीय होगा। ये तो निर उपसर्ग था, उपसर्ग के रेप को आपने विसर्जनीय किया, प्रत्यय तो है नहीं है। तो अप्रत्यय विसर्जनीय को क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। क्या बन गया? निष्कौशाम्बी। इसी प्रकार बनेगा निष्क्रांतः वाराणस्याः इति निर्वाराणसी। तो सूत्र समझ में आ गया आप सबको कि नियत विभक्ति पद का मतलब क्या है कि इधर विभक्तियां बदल रही हैं तो भी उसमें जो पद नियत विभक्ति वाला है उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, और उपसर्जन संज्ञा होने पर भी उसका पूर्व में निपात नहीं होगा, अपितु गोस्त्री और उपसर्जनस्य से उसको ह्रस्व हो जाएगा। ठीक है, अगला सूत्र देखेंगे, अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम। अर्थवत प्रथमा का एक वचन, अधातु प्रथमा का एक वचन, अप्रत्यय प्रथमा का एक वचन, प्रातिपदिकम प्रथमा का एक वचन। न धातु अधातु, न प्रत्यय अप्रत्यय, और अर्थ अस्यास्तीति अर्थवत, है ना, नपुंसकलिंग हो जाएगा। तो अर्थ जिसका है, सूत्र का अर्थ करेंगे, अर्थवत शब्द रूपम प्रातिपदिक संज्ञम भवति धातुम प्रत्ययम च वर्जयित्वा। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? अर्थवत शब्द रूपम प्रातिपदिक संज्ञम भवति, ध्यान यही केंद्रित रखिए, फिर से बोलिए, अर्थवत शब्द रूपम प्रातिपदिक संज्ञम भवति धातुम प्रत्ययम च वर्जयित्वा। अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है धातु और प्रत्यय को छोड़कर। धातु के भी तो अर्थ होते हैं ना, पठ धातु उसका अर्थ है पढ़ना, तो अर्थवान तो वो भी है, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो सकती थी, इसने कहा धातु की नहीं होगी। और प्रत्यय के भी अर्थ होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? इच्छार्थ में सन प्रत्यय हो रहा है, अपत्यार्थ में अण प्रत्यय हो रहा है, तो भी प्रत्यय क्या है? वो भी अर्थवान होते हैं, पर उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है, इसलिए केवल अर्थवान शब्द की बस प्रातिपदिक संज्ञा होगी। उदाहरण है पुरुषः, दित्थः, कपित्थः, कुंडम, पीठम, कोई भी बना सकते हैं। पुरुष मतलब एक पुरुष, दित्थ माने लकड़ी का हाथी, लकड़ी का हाथी होता है ना,
कपित्थ मने बंदरों के बैठने का जो स्थान होता है उसको कपित्थ बोलते हैं। ठीक है। कुंड मतलब कुंड, पीठ मतलब चौकी। तो इन सब में प्रातिपदिक संज्ञा होने का क्या प्रयोजन होता है, आप सबको मालूम है? ज्ञाप प्रातिपदिकात से स्वाद्युत्पत्ति का हो जाना। आगे सिद्धि आपको मालूम है। कृत तद्धित समासाश्च। कृत तद्धित समासाः प्रथमा का बहुवचन च अव्यय पदम। समास करेंगे कृत्य तद्धितश्च समासश्च इति कृत तद्धित समासाः। इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। सूत्र का अर्थ करेंगे, है ना। कृत प्रत्ययांताः तद्धित प्रत्ययांताः समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञकाः भवन्ति। क्या अर्थ हुआ? कृत प्रत्ययांताः तद्धित प्रत्ययांताः शब्दाः समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञकाः भवन्ति। कहते हैं कृत प्रत्ययांत जो शब्द, तद्धित प्रत्ययांत जो शब्द और जो समास, उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो कृत प्रत्यय थे इसलिए निषेध था यहाँ पर, तद्धित भी प्रत्यय थे तो कृदंत तद्धितांत शब्दों की, और जो समास कर दिया, समास की अलग अलग तो प्रातिपदिक संज्ञा थी, पर समास होने के बाद हमको एक प्रातिपदिक चाहिए। अलग अलग प्रातिपदिक रहते तो दो दो सु की उत्पत्ति होती है ना, पर हमको क्या चाहिए? पूरा समास होने के पश्चात एक वो बन जावे, तो उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रातिपदिक, तो कृत प्रत्यय का उदाहरण है कारकः हारकः। सिद्धियाँ आपने पढ़ी हुई हैं। तद्धित का है शालीयः मालीयः औपगवः ऐतिकायनः। सब सिद्धियाँ आपने वृद्धिरादेश में पढ़ी हुई हैं, आप निकाल करके देख सकते हैं वहाँ पर। और समास का है राजपुरुषः कष्टश्रितः, अभी आपको पढ़ाया प्रथमा निर्दिष्टम में। तो इस प्रकार से इनकी प्रातिपदिक संज्ञा करके हम इनसे पुनः स्वाद्युत्पत्ति कर लेते हैं। ठीक है। अगले सूत्र में आ जाइए। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ह्रस्व प्रथमा का एक वचन, नपुंसके सप्तमी का एक वचन, प्रातिपदिकस्य षष्ठी का एक वचन। बहुत सीधा सीधा सूत्र का अर्थ है। नपुंसक लिंगे अर्थे वर्तमानम यत् प्रातिपदिकम तस्य ह्रस्वो भवति। नपुंसक लिंगे अर्थे, नपुंसक लिंग में वर्तमान जो प्रातिपदिक है उसको ह्रस्व हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर वही अचष्ट परिभाषा लगेगी और ह्रस्व किसको होगा? अच को ही होगा। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर परिभाषा है। तो अजंतस्य प्रातिपदिकस्य हम अर्थ कर देंगे नपुंसके वर्तमानम यत् प्रातिपदिकम कथम भूतम अजंतम प्रातिपदिकम तस्य ह्रस्व भवति। अजंत प्रातिपदिक को ही ह्रस्व होगा। उदाहरण की सिद्धियाँ आपने इसकी पढ़ी हुई हैं। उदाहरण है अतिरिकुलम अतिनुकुलम। ठीक है। इसको हमने अचष्ट में भी आपको बताया हुआ है और एच इघ्र स्वादेश इस सूत्र में भी आपको बताया रखा है कि जब ह्रस्व करते हैं तो एक ही ह्रस्व होता है। इस प्रकार से ये सूत्र भी आपका पूर्ण हुआ। तो आज का पाठ इतना ही करेंगे। ठीक है। शेष पाठ कल।